अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हीमाटूरिया। हीमाटूरिया क्या होता है? यूरिन में आरबीसीज़ की प्रेजेंस। आरबीसीज़ अगर 5 आरबीसीज़ से ज़्यादा आरबीसीज़ जो हैं वो यूरिन में प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब है ये हीमाटूरिया है। अब हीमाटूरिया की आगे से 2 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप होती है मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक या ग्रॉस जो होता है, जो नेकेड आई से शो होता है, जिसमें हमें रेड कलर शो होगा। और एक जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक होती है। माइक्रोस्कोपिक में ये होता है कि वो हमें नेकेड आई से शो नहीं होता, लेकिन वो माइक्रोस्कोप के अंडर जो है वो आरबीसीज हमें दिख रहे होते हैं। डिपस्टिक से हम डिटेक्ट कर लेते हैं या माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से डिटेक्ट कर लेते हैं। और हीमोचूरिया में क्या करते हैं कि 2 से ज़्यादा कंजेक्टिव हम यूरिन सैंपल्स लेते हैं, तो फिर जो है वो हमें डिटेक्ट होता है। एक सैंपल से हम जो है वो कंफर्म नहीं करते कि ये हीमाटूरिया है। अब इसमें ये होता है कि इसकी कॉजेज़ क्या क्या हो सकती हैं। अब हमने एनाटमी पढ़ी है कि ये जो है ये किडनी है, और ये जो है ये यूरेटर है, ये ब्लैडर है, और ये जो है ये नीचे यूरेथ्रा जा रहा है, और ये रेड कलर का जो है ये रेड कलर का जो है ये प्रोस्टेट है। और यूरेथ्रा थोड़ा सा और नीचे ले जाते हैं, ये यूरेथ्रा है। अब ये होता है कि इसमें बहुत सारी कॉमन जो है प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसमें क्या क्या हो सकता है? पहले तो है हम इसको डिवाइड करते हैं कॉजेज़ को, एक ग्लोमेरुलर में और एक नॉन ग्लोमेरुलर में। एक ग्लोमेरुलर है, एक नॉन ग्लोमेरुलर है। अब जो ग्लोमेरुलर है इसमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है, और थिन मेम्ब्रेन सिंड्रोम हो सकता है, या थिन मेम्ब्रेन जो डिज़ीज़ होती है, सॉरी सिंड्रोम नहीं, थिन मेम्ब्रेन जो डिज़ीज़ होती है वो हो सकती है। उसके बाद जो नॉन ग्लोमेरुलर कॉजेज़ होती हैं उसमें बहुत सारी आगे आ जाती हैं। उसमें किडनी रिलेटेड आ जाती हैं, यूरेटर रिलेटेड आ जाती हैं, और यूरेथ्रा रिलेटेड आ जाती हैं, और ब्लैडर रिलेटेड आ जाती हैं। अब यहाँ से 1 बाय 1 हम चेक कर लेते हैं। अगर हम किडनी को देखें तो किडनी में कोई मैस हो सकता है, जैसे कोई ट्यूमर है, जैसे विल्म्स ट्यूमर है, रेब्डोमायोसार्कोमा है, या फिर कोई भी ल्यूकीमियाज वगैरह हैं, कोई भी किडनी का ट्यूमर है, या फिर कोई सिस्ट जो है वो बन सकती है। ये जो है सपोज करते हैं ये सिस्ट है, तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिज़ीज़ हो सकती है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिज़ीज़ हो सकती है, ये ट्यूमर हो सकता है किडनी में। और किडनी में कोई स्टोन बन सकता है। ये रेड कलर का हम स्टोन शो कर देते हैं, तो ये स्टोन बन सकता है किडनी में। कोई नेफ्रोलिथियासिस जो है वो हो सकता है, सॉरी नेफ्रोलिथियासिस हो सकता है, नेफ्रोकैल्सिनोसिस हो सकती है। और उसके बाद हम यूरेटर में आ जाते हैं। यूरेटर में जो है कोई पॉलिप हो सकता है, कोई स्ट्रक्चर हो सकता है, कोई ट्यूमर हो सकता है, या कोई मैस हो सकता है। तो ये यूरेटर में ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसके बाद जो है आगे ब्लैडर में सिस्टाइटिस हो सकता है, कोई मेलिग्नेंसी हो सकती है, और कोई रेडिएशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद जो है यूरेथ्रा देख लेते हैं। यूरेथ्रा में यूरेथ्राइटिस हो सकता है, या फिर यूटीआई जो हम मोस्टली यूटीआईज़ की कॉमन कॉजेज़ होते हैं। यूटीआई में अपर लो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आ जाते हैं, जो लोअर होते हैं उसमें सिस्टाइटिस और यूरेथ्राइटिस आ जाते हैं, और अपर जो होती है उसमें पाइलोनेफ्राइटिस वगैरह आ जाते हैं। ये सब हो गया। अब इसकी कॉजेज़ हो गई हैं। कॉजेज़ में और भी कॉजेज़ होती हैं, जैसे कि कॉजेज़ में ट्रॉमा हो सकता है। ट्रॉमा, किडनी को ट्रॉमा हुआ है, या फिर यूरेटर में ट्रॉमा हुआ है, या फिर जो है ब्लैडर में ट्रॉमा हुआ है, यूरेथ्रा में ट्रॉमा हुआ है। तो ट्रॉमा जो है वो कहीं पे भी हो सकता है, कि ट्रॉमा इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है। और इसमें जो अगर इन सब कॉजेज़ को जो है देख लिया जाए, इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में कौन कौन से ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स आ जाते हैं? ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में थ्रोम्बोसाइटोपेनियाज आ जाती हैं, कोगुलोपैथीज आ जाती हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, कोगुलोपैथीज, और सिकल सेल डिजीज़ आ जाती है।
सिकल सेल डिज़ीज़। अब ये सारी चीज़ें आती हैं, कॉजेज़ जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। आगे हम देखेंगे कि इसको एवैल्यूएट कैसे करते हैं। एवैल्यूएशन में ये होता है कि देखते हैं कि अगर जो है कोला कलर यूरिन आ रहा है, अगर कोला कलर यूरिन है तो इसका मतलब है कि ग्लोमेरुलर कॉज है, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, तो ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। अगर रेड कलर यूरिन आ रहा है, फ्रेश रेड कलर या ब्राइट रेड कलर यूरिन आ रहा है, तो एक्स्ट्रा रीनल कॉज है कोई, मतलब किडनी से बाहर की कोई कॉज है, यूरिनरी सिस्टम की कॉज हो सकती है वो, या फिर जो लोअर यूरिनरी सिस्टम होता है, ब्लैडर होता है, जो भी किडनी से बाहर की कॉजेज़ होती हैं, तो ये एक्स्ट्रा रीनल कॉज हो सकती है, एक्स्ट्रा रीनल कॉज। उसके बाद जो है, अगर जो है सपोज़ करते हैं कि आरबीसीज़ जो हैं वो यूरिन में प्रेजेंट है, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोपी करते हैं तो माइक्रोस्कोपी नेगेटिव है और जो डिपस्टिक है वो भी नेगेटिव है, लेकिन आरबीसीज़ जो हैं वो यूरिन में है, आरबीसीज़ यूरिन में प्रेजेंट है, आरबीसीज़ यूरिन में। अब ये जो है, अगर डिपस्टिक और माइक्रोस्कोपी दोनों नेगेटिव आ जाएं तो इसका मतलब होता है कि ये सूडो हेमोजूरिया हो सकता है। सूडो हेमोजूरिया का ये मतलब होता है कि कोई फूड डाई जो है वो यूज़ किया गया है जिसकी वजह से यूरिन का कलर चेंज हो गया है, कोई ड्रग यूज़ की गई है जिसे रिफैम्पिसिन वगैरह यूज़ किए जा सकते हैं, या फिर डिफ्रॉक्सामिन जो है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की है, तो उसकी वजह से जो है इसका कलर चेंज हो सकता है। तो इस तरह का जो है वो कलर चेंज हो सकता है यूरिन का, कोई भी ड्रग्स वगैरह लेने की वजह से। और अगर जो है यूरिन टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया है डिपस्टिक में, आरबीसीज़ जो हैं, सॉरी आरबीसीज़ नहीं, अगर जो है यूरिन पॉजिटिव है, डिपस्टिक इसकी पॉजिटिव है, लेकिन माइक्रोस्कोपी में जो है माइक्रोस्कोपी नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उस पेशेंट को यूरिन में मायोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन जो है वो पाए जा सकते हैं। उसके जो यूरिन सैंपल होगा उसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं होंगे, उसमें हीमोग्लोबिन होगा और मायोग्लोबिन होगा, हीमोग्लोबिन होगा और मायोग्लोबिन होगा। अब इसमें ये होता है कि अगर जो हैं आरबीसीज़ हैं और साथ में जो है कास्ट भी हैं, आरबीसीज़ हैं और आरबीसी कास्ट भी हैं, इसका मतलब है कि ये ग्लोमेरुलर कॉज है, मतलब रीनल कॉज है, ग्लोमेरुलर कॉज है। तो ग्लोमेरुलर कॉज में जो है इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ क्या आ सकती हैं, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आ सकता है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आ सकता है, और एक्यूट ट्यूब्यूलर या कॉर्टिकल नेक्रोसिस आ सकती है, ये सारी हो गई हैं। उसके बाद अगर आरबीसीज़ हैं लेकिन इसके साथ कास्ट नहीं है, कास्ट जो है वो नहीं है, कास्ट नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये जो है ये एक्स्ट्रा रीनल कोई कॉज है, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर कॉज है, रीनल कॉज नहीं है ये। जैसे कोगुलोपैथीज़ हो सकती हैं, कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोगुलोपैथी हो सकती है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, ये हो सकती हैं इसकी जो कॉजेज़ हो सकते हैं। और इसमें ये होता है कि अगर जो है आरबीसी की मॉर्फोलॉजी को भी देखते हैं, अगर आरबीसी की मॉर्फोलॉजी जो है वो ऑल्टर हो गई है तो इसका मतलब है कि कोई ग्लोमेरुलर कॉज है, ऑल्टर्ड अगर हो गई है, चेंज हो गई है, ऑल्टर हो गई है, तो इसका मतलब ग्लोमेरुलर कॉज है। अगर इंटैक्ट है, अगर जो है उसकी मॉर्फोलॉजी है, जो उसकी शेप है, तो वो अगर चेंज नहीं हुई, अगर वो इंटैक्ट है, इसका मतलब है एक्स्ट्रा रीनल कॉज है, कोई एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर कॉज है, सॉरी रीनल नहीं ग्लोमेरुलर कॉज है। अब इसमें डायग्नोसिस करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम सीबीसी करवाते हैं। सीबीसी जो है उसमें हम आरबीसी को देख लेते हैं,
उसमें हम अनीमिया देख लेते हैं कि अनीमिया तो नहीं हो गया। बैक्टीरिया जो है वो देख लेते हैं। WBCs जो हैं वो देख लेते हैं। और WBCs देख लेते हैं, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। उसके साथ हम क्या करवा लेते हैं, डिपस्टिक करवा लेते हैं। डिपस्टिक में जो है हमें क्या क्या मिल जाता है, हीमाचूरिया मिल जाता है, हीमोग्लोबिन यूरिया मिल जाता है, मायोग्लोबिन यूरिया मिल जाता है, RBC की मॉर्फोलॉजी का पता चल जाता है। और वही बात कि ग्लोमेरुलर होगी तो उसकी मॉर्फोलॉजी जो है वो ख़राब हो जाएगी, इंटैक्ट नहीं रहेगी। और अगर नॉन ग्लोमेरुलर होगी तो उसकी मॉर्फोलॉजी इंटैक्ट रहेगी। ये हमने टेस्ट करवा लिया CBC, डिपस्टिक। उसके बाद जो है हम आगे करवा लें कल्चर एंड सेंसिटिविटी, यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी करवा लेंगे। अब ये करवा के हम उसके आगे RFTs देख लेते हैं। RFTs में हम क्या क्या करवाएंगे, सीरम क्रेटिनिन चेक कर लेंगे, सीरम क्रेटिनिन देख लेंगे। और सीरम क्रेटिनिन के बाद ब्लड यूरिया नाइट्रोजन देख लेंगे। उसके बाद जो है यूरिक एसिड देखेंगे। और कैल्शियम लेवल देख लेंगे, कैल्शियम लेवल कितना है हमारी बॉडी में, तो वो देख लिया हमने। उसके बाद जो है हम स्मेयर करवा लेंगे। स्मेयर क्यों करवाएंगे, इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को रूल आउट करने के लिए। उसके बाद ब्लीडिंग प्रोफाइल चेक करवा लेंगे, कोई ब्लीडिंग डायथिसिस तो नहीं है, कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे कि हम ब्लीडिंग प्रोफाइल में ब्लीडिंग टाइम देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन टाइम देख लेंगे, ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा है या प्रोथ्रोम्बिन टाइम ज़्यादा है तो कोई डिसऑर्डर है, अगर नॉर्मल है तो फिर ठीक है। और एक्टिवेटेड पार्शल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जो है वो भी करवा लेंगे ताकि हमें पाथवेज़ का पता चल जाए कि कोई पाथवेज़ एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे का कोई डिफेक्ट तो नहीं है। उसके बाद हम सीरोलॉजी करवा लेंगे। सीरोलॉजी में हम क्या क्या देखेंगे, सीरोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हम कॉम्प्लीमेंट जो है वो देख लेंगे, कॉम्प्लीमेंट देख लेंगे। कॉम्प्लीमेंट में C3 C4 देखेंगे। और उसके बाद जो है कॉम्प्लीमेंट के बाद हम एंटीबॉडीज़ वगैरह चेक कर लेंगे, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ जो है वो चेक करेंगे। उसके बाद जो है एंटी डबल स्ट्रैंडेड एंटीबॉडी चेक कर लेंगे, डबल स्ट्रैंडेड DNA एंटीबॉडी चेक करेंगे, DNA एंटीबॉडी। DNA डबल स्ट्रैंडेड DNA एंटीबॉडी देख लेंगे। उसके बाद एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर देख लेंगे, ASO टाइटर देख लेंगे। कोई जो है पहले उसको स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो इन्फेक्शन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट कॉज हो सकती है। जैसे पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है तो वो उसकी जो पास हिस्ट्री होती है 1-2 वीक पहले उसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ होता है, तो इसमें ASO टाइटर इसलिए देख लेते हैं। ये हमने देख लिया। उसके बाद हम इमेजिंग जो है वो करवा लेंगे। इमेजिंग में सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, रीनल अल्ट्रासाउंड हमने करवा लिया, कोई जो है ट्यूमर को रूल आउट करने के लिए, कोई कंजेंटल एबनॉर्मलिटी जो होती है उसको रूल आउट करने के लिए। और जो है कोई कोई भी ट्रॉमा वगैरह या फिर कोई और कॉज जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ जो है उसको रूल आउट करवा लेंगे। और उसके बाद जो है हम करेंगे मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम करवा लेंगे, मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम जो है वो करवा लेंगे ताकि हम वज़ाइको-यूरेटेरिक रिफ्लेक्स जो होती है उसको चेक कर सकें कि वो इसकी कॉज तो नहीं है। उसके बाद जो है वो हम करवा लेंगे इंट्रावीनस जो है पाइलोग्राम करवा लेंगे। उसमें हम कलेक्टिंग सिस्टम जो होती है उसकी इमेजिंग करवाएंगे, स्टोन्स और ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी जो होती है उसको डिटेक्ट करेंगे। और उसके बाद हम थ्रोट स्वैब्स ले लेंगे, थ्रोट स्वैब करवाएंगे।
थ्रॉट स्वैप करवाएंगे। उसके बाद कल्चर एंड सेंसिटिविटी जो होती है वो चेक कर लेंगे, और साथ में फिर रीनल बायोप्सी करवा लेंगे। रीनल बायोप्सी करवा लेंगे, और स्टोन प्रोफाइल जो होती है वो चेक करवा लेंगे। मेटाबॉलिक स्टोन प्रोफाइल जो है वो चेक करवा लेंगे। उसके बाद आ जाते हैं मैनेजमेंट में सबसे पहले जो है हम उसकी हिस्ट्री वगैरह पूछ लेंगे। हिस्ट्री में ये होता है कि कभी पूछेंगे कि उसको मेनोरेजिया तो नहीं हुआ था जब स्टार्ट में, जब उसको मेनार्की हुई थी तो बहुत ज़्यादा जो है उसको फ़्लो तो नहीं हुआ था, ये पूछ लेंगे। उसके बाद जो है कोई पूछेंगे कि और ट्रॉमा की हिस्ट्री तो नहीं है, और अगर विदाउट ट्रॉमा ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग डायथिसिस की हिस्ट्री तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, पास्ट इन्फेक्शन उसको कोई हुआ हो वो तो नहीं है। और उसके बाद रिकरेंट यूटीआई का पूछ लेंगे। उसके बाद पास्ट सर्जरी का किसी का पूछ लेंगे। ये सारी चीज़ें हम उससे पूछ लेंगे, और उसके बाद एग्ज़ामिनेशन पे आएंगे। एग्ज़ामिनेशन जो है उसमें टेम्परेचर उसका देख लेंगे, और उसके बाद स्किन चेंजेस जो होती हैं वो उसकी चेक कर लेंगे, और एब्डोमिनल एग्ज़ामिनेशन मास वगैरह के लिए करेंगे। और इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ामिनेशन है उसमें हम DRE करेंगे, डिजिटल रेक्टल एग्ज़ामिनेशन करेंगे। कोई जो प्रोस्टेट BPH जो होता है, बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया जो होती है, उसको रूल आउट करने के लिए हम ये चेक कर लेंगे। और इस तरह हम ये सारी जो है फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन करवा लेंगे। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं, हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे। इन्वेस्टिगेशन तो ऑलरेडी करवा चुके हैं। जब भी हम मैनेजमेंट करते हैं पहले हिस्ट्री करते हैं, फिर एग्ज़ामिनेशन जो है वो करते हैं। उस एग्ज़ामिनेशन के बाद जो है हम इन्वेस्टिगेशन पे आते हैं, और इन्वेस्टिगेशन के बाद ट्रीटमेंट पे आते हैं। अब हम लास्ट पे ट्रीटमेंट पे आते हैं। जो भी हमारी कॉज होगी उसको हम ट्रीट करेंगे। कॉज को ट्रीट करेंगे, जैसे अगर BPH है तो BPH को ट्रीट करेंगे, अगर UTI है तो UTI को ट्रीट करेंगे, अगर ट्यूमर है तो उसकी रिजेक्शन कर लेंगे, सर्जिकल रिमूवल करेंगे उसका। और अगर जो है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है तो उसको हम जो है उसको ट्रीट करेंगे। और जो भी इसकी कॉज होगी, ग्लोमेरुलर या नॉन ग्लोमेरुलर, दोनों कॉजेज़ को हम ट्रीट कर लेंगे। और हम आगे क्या कर सकते हैं कि हीमाचूरिया की ट्रीटमेंट में आगे क्या कर, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ब्लीडिंग हो रही है उसको विटामिन K दे सकते हैं, डेस्मोप्रेसन दे सकते हैं ताकि ब्लीडिंग को थोड़ा कंट्रोल कर सकें, तो ये दे सकते हैं। और इसके बाद जो है हम और क्या कर सकते हैं, इसमें ये कर लिया। और इसके बाद जो है जो भी इसकी कॉज वगैरह है उसको ट्रीट किया, और उसकी कॉम्प्लिकेशन जो होती हैं उनको ट्रीट करते हैं। कॉम्प्लिकेशन जो है उनमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, जैसे हाइपरटेंशन है, इसको ट्रीट करेंगे। इसकी कॉम्प्लिकेशन में आता है अनीमिया हो जाएगा उसको, तो अनीमिया हो जाएगा, अनीमिया में ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे देंगे, हाइपरटेंशन में एंटी हाइपरटेंसिव दे देंगे। और UTI हो गया तो एंटीबायोटिक्स दे देंगे उसको, जो भी उसकी ट्रीटमेंट होगी अकॉर्डिंग टू UTI की टाइप उसमें वो दे देंगे। और एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है, इसको भी ट्रीट कर लेंगे, एक्यूट किडनी इंजरी को भी। ये था हमारा हीमाचूरिया। तो ये कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ आई होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।